So, Bismillah Rahman Rahim, and welcome to another video of this series where we are discussing Islamic financing instruments. So, today आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं that is इजारा or Islamic lease. So, what are the components that we'll be discussing in this presentation, in this lecture? Let's delve into those outlines and then we'll start off with this lecture of today. So as you can see on the screen, first of all we'll be discussing about the definition of ijara कि इजारा की तारीफ क्या होती है in Islamic finance, right? Then we'll be discussing how many types of ijara are there, right? इजारा कितने अक़साम का होता है. Then the rules of इजारा, इजारा के क्या rules and regulations होते हैं, क्या ऐसे rules हैं जिनके साथ comply करना necessary होता है in order to enter into the agreement of ijara, right? Then we will discuss about what is the conventional lease and we will try to draw a comparison between the Islamic lease, that is ijara, and the conventional lease, that is basically interest based lease, right? So then we'll talk about how the process of ijara is basically there, how an ijara is executed, whether you are dealing with a person or whether you are dealing with an Islamic bank, right? So the process of ijara is going to be a very significant part of this discussion. So then, as we have already said, the main purpose of discussing the conventional lease is basically to draw a difference between Islamic lease and the conventional lease, right? Then we will talk about the application of ijara and starting off with the types of ijara, right? So अगर हम इजारा के बारे में बात करें कि what does इजारा mean? सो इजारा का जो मतलब होता है ना, वो ये होता है कि उजरत पर कोई चीज़ इस्तेमाल करना, राइट? उजरत मीन्स रेंट. फॉर एग्जाम्पल यू द लिसनर ऑफ दिस वीडियो, आपको एक फॉर एग्जाम्पल कार चाहिए, राइट? आपको एक कार चाहिए, आप इस्लामिक बैंक के पास जाते हैं, आप उनको कहते हैं कि जनाब आपको कार की लीजिंग करवानी है, राइट? तो उसके लिए आपको रकम चाहिए, तो जाहिरी सी बात है इस्लामिक बैंक आपको कभी भी रकम नहीं देगा, राइट? वो क्या करेगा, वो कहेगा कि सर हम ये करते हैं कि हम कार ख़रीदते हैं, राइट? और उस कार को देन हम लीज़ पर आपको दे देंगे, और वो जो लीज़ होगी दैट इज़ बेसिकली द इस्लामिक लीज़, राइट? दैट इज़ द इस्लामिक लीज़, दैट इज़ इजारा. सो उसके अंदर कोई यानी जो उसका टेनर ऑफ पेमेंट्स होगा उसके अंदर कोई इंटरेस्ट का फैक्टर शामिल नहीं होगा, राइट? सो वी कैन डिफाइन इजारा एज asking for the right of use of an asset in exchange for payments, in exchange for money, right? आपकी consideration है right of using that asset, और on the other hand Islamic bank की consideration है the money basically which they are earning from it, right? So अगर हम देखें how many types of इजारा are there, तो यहाँ पर इजारा की दो टाइप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विसेज इजारा, जिसको इजारतुल अशखास कहा जाता है, राइट? सो इसको अगर आप देखें तो इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है टू एम्प्लॉय द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन ऑन वेजेस. किसी इंसान की, किसी पर्सन की सर्विसेज को एम्प्लॉय करना ऑन द वेजेस. तो इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू ट्रेन टू योर होम टाउन, अगर आपका होम टाउन लेट से कहाँ पर है, मिसाल के तौर पर आपका होम टाउन है इस्लामाबाद में, राइट? सो यू गो टू द कराची कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन, राइट? आप वहाँ से मतलब बैठ के फॉर एग्जांपल वहाँ जाते हैं अपने नेटिव टाउन में, राइट? और आपके पास लगेज है, राइट? आप कराची कंटोनमेंट पे पहुँचे, आपके पास लगेज था, आपने पॉटर को हायर किया, राइट? पॉटर इज़ बेसिकली दैट कुल्ली ना, जो कुल्ली वहाँ पर होते हैं रेलवे स्टेशन पर, उनको आपने बुलाया कि जनाब इधर आएँ और ये मेरा जो सामान है इसको मेरे डब्बे में छोड़ के आ जाएं, राइट? तो वो क्या करेगा, वो आपसे, आप पहले उसके साथ अग्री करेंगे कि 500 या 600 रुपये में लेट से आपके 3 या 4 बैग्स हैं, राइट? तो वो पहुंचा के आ जाएगा और अपने पैसे ले लेगा. तो आपने क्या किया है, आपने उसकी सर्विस को एम्प्लॉय किया है. उसकी सर्विस क्या थी? टेकिंग योर लगेज फ्रॉम योर
car or from your vehicle, at which you come to the railway station, to your train bogie, to your train डब्बा, right? तो उसकी सर्विस ये थी, उसकी सर्विस को आपने एम्प्लॉय किया है इन एक्सचेंज फॉर मनी, तो इसको कहा जाता है सर्विसेज इजारा, और अरबी में इसको कहते हैं इजारतुल अशखास, राइट? इजारतुल अशखास मीन्स सर्विसेज इजारा और द एम्प्लॉयमेंट, राइट? एंड देन सेकंड नंबर पर जो टाइप ऑफ इजारा है दैट इज इजारा, इजारतुल आयान और द ऑपरेटिंग लीज और एसेट इजारा, राइट? अरबी में इजारतुल आयान कहा जाता है। इसको अगर देखें हम तो अनदर टाइप ऑफ इजारा रिलेट्स टू पेइंग रेंट फॉर द यूज ऑफ एन एसेट और प्रॉपर्टी डिफाइंड एज लैंड इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स। इस्लामिक इकोनॉमिक्स में जिन चीज़ों को रेंट किया जा सकता है उनको अंडर द कैटेगरी लैंड डिफाइंड किया जाता है, राइट? सो एनी एसेट विच कैन बी डिफाइंड अंडर दिस हेडिंग ऑफ लैंड is able to be put on Islamic lease, is able to be put on lease under the specific type of lease ijara that is ijaratul ayan, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको इस्लामिक इकोनॉमिक्स में लैंड की हेडिंग के नीचे डिफाइन किया जाता हो, राइट? और उसको इजारतुल आयान की कैटेगरी में शामिल किया जाता हो, राइट? एनी एसेट ऑफ सच टाइप can be rented, can be put on the lease, right? और इसको कहा जाता है इजारतुल आयान और एसेट इजारा, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल होम हो गया, या फॉर एग्जांपल कार हो गई, या एनीथिंग, राइट? सो बेसिकली लैंड के अंदर तो होम ही आएगा, राइट? सो होम या बिल्डिंग या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपने उजरत पर बेसिकली लिया था फॉर सम टाइम, तो that is basically falling under the heading of ijaratul ayan, right? So I hope so कि types of ijara are all clear. There are two types of ijara, ijaratul ashkhas and ijaratul ayan. Then अब हम ये देखते हैं कि how many parties are involved in this contract of ijara. इजारा के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक हमारे पास लेसर होता है और एक हमारे पास लेसी होता है। Who is a lessor? A lessor is basically the owner of the asset जो आपको अपना एसेट देता है in exchange for consideration, जो आपको अपने एसेट को यूज करने का राइट देता है बेसिकली in exchange for consideration, that is the lessor। और लेसी कौन होते हैं? लेसी आप होते हैं जो एक इस्लामिक लीजिंग करवाते हैं, राइट? जो इस्लामिक बैंक से या किसी मतलब इंडिविजुअल से ना जो एसेट को यूज करने का राइट लेता है, जिसके पास एसेट मूव होता है, राइट? या जो एसेट के अंदर मूव होता है इन केस ऑफ अ होम, सो दैट इज द लेसी। और लीज्ड एसेट वो एसेट होता है जिसको यूज करने का राइट लेसर प्रोवाइड करता है टू द लेसी, राइट? सो दीज आर द पार्टीज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजारा। देन अब हम बेसिक रूल्स ऑफ इजारा पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास है सब्जेक्ट मैटर के बारे में। सब्जेक्ट मैटर जो होता है हमारे पास वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आप इस्तेमाल करें तो वो ख़त्म हो जाए, यानी ऐसा नहीं हो कि विद यूजेज अपने आप को वो डिप्लीट करे, राइट? यानी फॉर एग्जांपल इसमें कौन सी एग्जांपल आ सकती है कि गंदम को या आटे को, इन चीज़ों को आप लीज पर नहीं दे सकते क्योंकि ये कंज्यूम हो जाती है ना, ये विद यूजेज जब आप यूज़ करेंगे, जब आप खाएंगे, राइट, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो इस्तेहलाकी अशिया जिनको कहा जाता है, यानी विच कैन नॉट बी यूज़फुल विदाउट कंजम्पशन, जिनको आप कंज्यूम किए बगैर इस्तेमाल ना कर सकें, तो ऐसी अशिया का लीज़ करना जायज़ नहीं है, राइट? ऑन द अदर हैंड इफ़ यू सी द एग्जांपल ऑफ अ हाउस, तो घर तो बेसिकली एक ऐसी चीज़ है ना जिसको आप कंज्यूम किए बगैर यूज़ कर सकते हैं, राइट? इसको कहा जाता है इस्तेमाली अशिया, यानी घर बेसिकली जो है ना वो इस्तेमाली अशिया में आता है, राइट? फॉर एग्जांपल कार भी आपके पास इस्तेमाली अशिया में आती है, राइट? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको विदाउट कंजम्पशन यूज़ किया जा सकता हो, दोज आर परमिजिबल इन द आइज ऑफ शरिया टू बी पुट ऑन लीज, राइट? और कोई भी ऐसी चीज़ें जिनको
विदाउट कंजम्पशन इस्तेमाल ना किया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल खाने वाली चीज़ें, राइट, चावल को या आटे को या गंदम को आप लीज पर नहीं दे सकते, राइट, बिकॉज दीज थिंग्स कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट कंज्यूमिंग देम। सो हमारे पास बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये इस्तेहलाकी अशिया है, राइट। सो शरिया उन चीज़ों को लीज करने की इजाज़त देती है विच आर इस्तेमाली अशिया एंड नॉट दोज विच आर इस्तेहलाकी अशिया। देन हमारे पास सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम देखते हैं, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट है कि द लेसी मस्ट यूज द लीस्ट एसेट इन अ सूटेबल मैनर और इन कंफॉर्मिटी विद कॉमन प्रैक्टिसेस एंड शरिया रूलिंग्स, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल जो लेसी है ना, उसने फॉर एग्जांपल घर लीज करवाया है, राइट। तो अब उस पर ये वाजिब है इन द आइज़ ऑफ शरिया, उस पर ये लाजिम है, वाजिब है कि वो वहाँ पर कोई इलीगल काम ना करे, राइट। सो बेसिकली जो सब्जेक्ट मैटर है दैट शुड बी यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस। और सेकंड पॉइंट को अगर हम देखें, द लेसर मस्ट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी डिफेक्ट्स ऑफ द लीज्ड एसेट that damage the proposed use of the asset either by his own doing or as the result of events outside his control, right। तो इसका ये मतलब है कि देखिए जो मेजर रिपेयर्स ऑफ द होते हैं ना ऑफ द लीज्ड एसेट, वो लेसर की जिम्मेदारी होती है, राइट। और जो माइनर रिपेयर्स हैं, जो छोटे मोटे रिपेयर्स हैं, वो बेसिकली जो यूज़र होता है यानी लेसी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। तो यहाँ पर डिफेक्ट्स की बात आ रही है, मेजर डिफेक्ट्स की। तो मेजर डिफेक्ट्स जैसे कि मैंने कहा, मेजर डिफेक्ट्स किसकी जिम्मेदारी है, वो बेसिकली लेसर की जिम्मेदारी है, राइट। तो ये लेसर की जिम्मेदारी है कि वो मेजर डिफेक्ट्स को दूर करे इन द लीज्ड एसेट, राइट, ताकि वो लीज के लायक तो हो, इसका ये मतलब है, राइट। देन है कि इफ द बेनिफिट फ्रॉम द लीज्ड एसेट इज compromised wholly or partially as the result of lessee's misconduct, the lessee is obliged to repair or restore the usufruct, right। so usufruct is basically that leased asset, सही है। तो ये कह रहे हैं कि अगर अकॉर्डिंग टू शरिया क्या रूलिंग है कि अगर लेसी के कंडक्ट की वजह से, अगर लेसी की किसी हरकत की वजह से, राइट, जो लीज्ड एसेट है उसको कोई ख़राबी हो रही है, राइट, या उसकी वैल्यूएशन में कमी हो रही है, तो ये लेसी की ज़िम्मेदारी है कि वो उस लीज्ड एसेट को रिपेयर करे, उसको उसकी ओरिजिनल हालत में रखे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एक पागल आदमी ने लीज करवा लिया, वैसे तो नहीं करवाता लेकिन फॉर एग्जांपल मतलब दैट इज नॉट अलाउेबल अंडर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सही है। हमने पढ़ा था ना कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंसेन पर्सन नहीं होना चाहिए, लेकिन मिसाल के तौर पर एक ऐसा बंदा जिसने लीज करवाया था जब एसेट, तो वो ठीक था लेकिन बाद में उसकी दिमागी हालत ख़राब हो गई, राइट। अब वो क्या करता है, उसने घर लीज करवाया हुआ है, अब वो दीवारों में तोड़ फोड़ लगा हुआ है, सही है। कभी वो एक दीवार में कीलें ठोकनी शुरू करता है, कभी दूसरी दीवार में, कभी तीसरी में, राइट। तो उसने बिल्कुल घर का यानी कि नक्शा ही बर्बाद करके रख दिया है, राइट। तो अब उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है ना, उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन पर इस डैमेज का डेफिनेटली इम्पैक्ट आया, बिल्कुल आया सर। अब इस डैमेज के इम्पैक्ट की वजह से उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कम होगी ऑब्वियसली, राइट। अब ये किसकी हरकत की वजह से कम हुई है, ये लेसी की हरकत की वजह से कम हुई है, राइट। तो अगर लेसी के मिसकंडक्ट की वजह से लीज्ड एसेट की वैल्यूएशन में या लीज्ड एसेट को खुद कोई ऐसा नुकसान पहुंचे जो उसको एज अ होल मतलब उसकी वैल्यूएशन को कम करे या उसको उसकी ओरिजिनल जो उसकी हालत थी, राइट, उससे उसको डिविएट कर दे, तो ये फुल ऑन फुल ये लेसी की जिम्मेदारी है कि वो उन डैमेजेस को रिपेयर करे, राइट। सो दीज आर द सब्जेक्ट मैटर्स विच शुड बी प्रेजेंट इन द बेसिकली सब्जेक्ट मैटर के वो कंपोनेंट्स हैं जो होना ज़रूरी हैं, राइट, इन द आइज़ ऑफ शरिया। और उस सब्जेक्ट मैटर में अगर कुछ डिफ़ॉल्ट्स हैं फ्रॉम द लेसर और फ्रॉम द लेसी, तो उनकी जो रूलिंग्स हैं उनको अभी तक यहाँ पर डिस्कस किया गया है। देन वी हैव कि एग्जीक्यूशन ऑफ इजारा, कि इजारा का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो सबसे पहले जब हम ड्यूरेशंस की बात करते हैं तो इजारा
कितने टाइम के लिए करवाया जा रहा है, राइट। तो बेसिकली जो टेनर पेमेंट्स जिस तरीके से होंगी अकॉर्डिंग टू, यानी मंथली होंगी या एनुअली होंगी या वीकली होंगी, ये स्पेसिफाइड होता है इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजारा। when two parties come close, they sit on the table, they frame the agreement of इजारा। सो वहाँ पर ये लिख दिया जाता है कि इजारा कितने टाइम के लिए करवाया जा रहा है, whether it is lump sum or whether it is in installments. So no rental is due for the period between contract date and the date of actual delivery if the lessor fails to deliver the asset on the date specified in the contract, right? So basically यहाँ पर होता ये है कि हम बेसिकली फॉर एग्जांपल एक हाउस लीज करवा रहे हैं, राइट। तो जब तक आपके पास हाउस नहीं आता ना, आप उसकी रेंटल पेमेंट्स नहीं करेंगे, राइट। तो इसमें एक ये चीज़ है कि कन्वेंशनल फाइनेंस में जब वो फंड्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं कन्वेंशनल लीज के अंदर, राइट, तो फंड्स आप तक पहुंचे या ना पहुंचे, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वेंशनल लीज फ्रेम किया जा रहा होगा ना, उसके बाद ही आपको वो चार्जिंग शुरू हो जाएगी, राइट। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजारा लिखें, बड़े सुकून से आप उसको फ्रेम करें, उसको पढ़ें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजारा को, राइट, देन उसके बाद आपको जब तक घर मिलता नहीं है ना, आपको रेंटल पेमेंट्स देनी नहीं है, राइट। तो ये एक अपर हैंड है इस्लामिक इजारा का एज कंपेयर टू कन्वेंशनल लीज। कन्वेंशनल फाइनेंसिंग में जो लीज है उसके ऊपर इस्लामिक इजारा का एक अपर हैंड है, राइट। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो वहीं से जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वेंशनल लीज साइन करते हैं ना, तो उसी वक्त से आपके ऊपर लाइबिलिटी स्टार्ट हो जाती है पेमेंट्स की, राइट। लेकिन यहाँ पर जब तक एसेट आपके हवाले नहीं किया जाएगा, जब तक आप उस एसेट को यूज करना स्टार्ट नहीं कर देंगे, तो फ्रॉम दैट इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड टू दैट इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन एसेट इज हैंडेड ओवर टू यू, तो इस पीरियड की कोई रेंटल पेमेंट नहीं होती है, राइट। और कन्वेंशनल लीज में होती है। तो ये यहाँ पर जो हमारा इस्लामिक फाइनेंस के अंदर इजारा है, इसका अपर हैंड, राइट। देन हम मेंटेनेंस ऑफ द लीज्ड एसेट की बात करते हैं। तो मेजर मेंटेनेंस के अंदर जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि मेजर मेंटेनेंस लेसर की जिम्मेदारी है, राइट। मेजर मेंटेनेंस इज बेसिकली द प्री रिक्विजिट, राइट, to put the asset in the necessary condition that it is able to put on lease। एसेट को ऐसी कंडीशन में रखना कि वो लीज पर चढ़ाने के, लीज पर लगाने के काबिल रह सके। तो ये किसका काम है, ये लेसर का काम है, राइट। फॉर एग्जांपल के लेसर के पास एक घर है, राइट, आपके, यू द लिसनर ऑफ द वीडियो, आपके पास एक घर है और उस घर के अंदर से प्लास्टर उखड़ा हुआ है, छत की लीकेज, सीपेज, मतलब बिल्कुल बहुत बुरा हाल है, राइट। वॉशरूम्स का बुरा हाल है, किचन का बुरा हाल है, राइट। सो ये वो मेंटेनेंसेस हैं जो नेसेसरी हैं, जो प्री रिक्विजिट्स हैं आपके घर को लीज पर लगाने के लिए, राइट। सो यू एज अ लेसर, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन चीज़ों को मेंटेन करें, आप इन डिफेक्ट्स को दूर करवाएं, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ऑर्डिनरी मेंटेनेंस की बात करें, तो ऑर्डिनरी मेंटेनेंस जो है ना, वो मतलब लेसी का काम है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल के कोई खिड़की है, राइट, उस खिड़की के ऊपर कुछ पर्दे वगैरह लगे थे, राइट, तो वो पर्दे लगाना उसका काम है, लेसी का काम है, राइट। अगर डोर्स वगैरह के हैंडल्स में कुछ मसला है तो ये लेसी का काम है, राइट। सो ये जो छोटी छोटी मेंटेनेंसेज हैं, अब मैं सारी तो नहीं गिनवा सकता ऑब्वियसली। सो स्मॉल मेंटेनेंसेज जिसके बगैर भी एसेट लीज पर आया है, राइट, तो उन मेंटेनेंसेस को दूर उन मेंटेनेंस को करवाना और उन डिफेक्ट्स को दूर करना, ये बेसिकली लेसी का काम है। देन गारंटीज, इसमें डिले इन पेमेंट्स है, राइट। सो कन्वेंशनल लीज में ये होता है कि इफ़ यू डिले द पेमेंट, तो वो लेट पेमेंट सरचार्ज करते हैं आपको, राइट। यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। नो इंक्रीज इन द रेंटल बाय द लेसर इन केस ऑफ डिले इन द पेमेंट बाय लेसी। अगर लेसी ने किसी मतलब ज़ाती वजह से या ड्यू टू एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस लीज की पेमेंट्स को डिले कर दिया है, तो लेसर जो है ना, वो उसको चार्ज नहीं कर सकता, एक्स्ट्रा कुछ चार्ज नहीं कर सकता, राइट। कोई लेट पेमेंट चार्ज नहीं कर सकता,
कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता, नो नथिंग, एनीथिंग कैन नेवर बी चार्ज इन केस ऑफ दिस इस्लामिक लीज। अगर आपने कोई लीज पर घर लिया है एंड दैट लीज इज नॉट कन्वेंशनल बट इस्लामिक, राइट, सो इन केस ऑफ अ लेट पेमेंट, राइट, कोई आपको मतलब बाय लॉ वो आपको चार्ज नहीं कर सकते, राइट, नो एडिशनल पेमेंट्स कैन बी चार्ज्ड, राइट। अब देखें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा नहीं हुआ कि वो आपको चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ऐसा रहा है कि आप हर बार लेट पेमेंट करते हैं, राइट, तो वो क्या करेंगे, वो चैरिटेबल कॉजेस के लिए ना एक डोनेशन का एक अकाउंट खोलेंगे, राइट, और अगर आपने मतलब 2 3 4 5 बार लेट पेमेंट्स किए ना, तो फिर वो उन लेट पेमेंट्स पहली बार आपको वो माफ़ कर सकते हैं, दूसरी बार माफ़ कर सकते हैं, तीसरी बार माफ़ कर सकते हैं। ये मैं इस्लामिक बैंक की बात कर रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि पहली बार वो आपको माफ़ कर देंगे, दूसरी बार माफ़ कर देंगे, लेकिन ड्यू टू योर कंसिस्टेंट बिहेवियर ऑफ लेट पेमेंट्स एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक डोनेशन का अकाउंट खोलेंगे, राइट, और उस डोनेशन के अकाउंट के अंदर जो आपसे वो लेट पेमेंट चार्ज करेंगे, वो लेट पेमेंट चार्ज सीधा चैरिटी में जाएगा, राइट। सो ये चीज़ हमने पढ़ ली कि कन्वेंशनल फाइनेंस के अंदर वो आपसे लेट पेमेंट चार्ज करते हैं और वो लेट पेमेंट चार्ज बैंक की इनकम होती है, टू बी नोटेड मैन, वो बैंक की इनकम होती है। और यहाँ पर और वहाँ वहाँ पर जो कन्वेंशनल लीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पर लिखा भी होता है कि अगर आपने लेट पेमेंट की तो हम आपसे इतना चार्ज करेंगे, राइट। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पर लेट पेमेंट के हवाले से कुछ नहीं लिखा होता। तो अगर मतलब वैसे तो इस्लामिक बैंक आपको पहली दूसरी या तीसरी बार छूट दे देगा, यू नो, एज पर द रूलिंग्स ऑफ शरिया, लेकिन अगर आपका कंसिस्टेंट बिहेवियर ही लेट पेमेंट्स का रहा है तो वो एक डोनेशन का अकाउंट खोलेंगे। उस डोनेशन के अकाउंट में आपसे जो लेट पेमेंट चार्ज किया जाएगा, राइट, वो उसको देंगे, मतलब उस अकाउंट में जाएगा, राइट, और वो बैंक की इनकम नहीं है, राइट। सो इस वजह से हम कहते हैं कि इस्लामिक बैंक का पूल दैट इज बेसिकली हलाल, दैट इज ऑल हलाल, राइट। तो कन्वेंशनल जो बैंक का पूल है उसमें से तो सिर्फ जो प्रिंसिपल पेमेंट्स हैं दैट आर हलाल ना, लेकिन यहाँ पर एंटायर पूल इज हलाल। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो इंटरेस्ट फैक्टर, राइट। सो आई होप सो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर लेट पेमेंट नहीं होती है पहली दूसरी या तीसरी बार, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड कंसिस्टेंट इररिस्पॉन्सिबल रहे तो वो आपको लेट पेमेंट चार्ज करेंगे और वो लेट पेमेंट चार्ज डोनेशन वाले अकाउंट में जाएगा। वो इंटरेस्ट इनकम जो बेसिकली बैंक की इनकम है, राइट, वो उसमें नहीं जाएगा। सो दिस इज अ मेजर मेजर upper hand of Islamic finance, upper hand of Islamic ijara over the conventional leasing, right? So this was the Sharia rulings regarding to payment, and I have also tried to make a comparison of the conventional lease and Islamic financing lease, by this uh, payment of lease and late payment variables, right? देन हम टर्मिनेशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजारा की बात करते हैं। तो इजारा का कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले अगर दोनों पार्टीज की बाहिमी रजामंदी है, उनका म्यूचुअल कंसेंट है, तो लीज का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल आई एम लिविंग इन अ हाउस, राइट, मैंने उसको अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इस्लामिक फाइनेंस लीजिंग, यानी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजारा मैंने उसको फाइनेंस करवाया है अपने घर को, राइट। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और मेरा जो लेसर है वो भी चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, मतलब उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, राइट, और मुझे भी कहीं जाना है, तो ये म्यूचुअल कंसेंट हो गया ना दोनों का। सो देन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजारा वुड बी टर्मिनेटेड एंड देन आई वुड हैव टू लीव द हाउस, राइट। लेकिन किसी एक पार्टी की वजह से किसी दूसरी, मतलब अगर किसी एक पार्टी का कंसेंट है लेकिन अगर किसी दूसरी पार्टी का कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजारा ख़त्म नहीं हो सकता, राइट। यही चीज़ लिखी है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इट इज़ नॉट परमिसिबल फॉर वन पार्टी टू टर्मिनेट इट एक्सेप्ट इन केस ऑफ फोर्स मेज्योर और देयर इज़ अ डिफेक्ट इन द लीज्ड एसेट दैट मटेरियली इम्पेयर्स इट्स यूज़। तो इसमें ये कहा गया है कि किसी सॉलिड रीज़न की वजह से, राइट,
जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी एसेट के, जो एसेट आपने लीज करवाया है, उस एसेट के अंदर अगर कोई सॉलिड खराबी नहीं है, कोई मटेरियल खराबी नहीं है, उसके बावजूद आप छोड़ना चाहते हैं, राइट, सो दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा अनटिल दैट कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड। अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आपको 1 साल फिर वेट करना पड़ेगा। आप उस इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आपका मूड बने, आप एसेट को छोड़ नहीं सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते। देन है हमारे पास के द लेसर में डिमांड दैट द इजारा कॉन्ट्रैक्ट में टर्मिनेटेड इफ द लेसी डज नॉट पे द रेंट और फेल्स टू पे इट ऑन टाइम। फिर वही बात है, अगर जो लेसी है वो कॉन्स्टेंटली पेमेंट्स को लेट करता जा रहा है, सो इट इज द राइट ऑफ द लेसर टू क्लेम दैट द कॉन्ट्रैक्ट में बी टर्मिनेटेड एज सून एज पॉसिबल। Then an ijara contract does not terminate with the death of either party, right? So for example, आपने, the listener of the video, आपने किसी मीज़ान बैंक के साथ आपने मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजारा साइन किया था, राइट? आपने वहाँ से लेट्स से एक कार फाइनेंस कराई थी या एक होम फाइनेंस कराया था, राइट? अब क्या हुआ, लेट्स से फॉर एग्जांपल बैंक का मैनेजर मर गया, राइट? तो क्या उस बैंक के मैनेजर के मरने से जिसका उस इजारा के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सिग्नेचर था, क्या टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ? सवाल है, क्या टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ? तो इसका आंसर ये है कि टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट मीज़ान बैंक के साथ था, आपका कॉन्ट्रैक्ट उस ब्रांच मैनेजर के साथ नहीं था। सो इजारा कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट टर्मिनेट विद द डेथ ऑफ आइदर पार्टीज, राइट? देन हम इसमें ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द इजारा फ्लो प्रोसेस, यानी इस्लामिक इजारा जो है उसके स्टेप्स क्या हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, यू एज अ कस्टमर आप बैंक के पास जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमें जो इस्लामिक फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट इजारा है उसके ज़रिए हमें क्या कराना है, एक पर्टिकुलर एसेट को लीज कराना है। लेट्स से आप कार के लिए जाते हैं या आप घर के लिए जाते हैं, राइट? सो इट कुड बी एनी एसेट, राइट? सो आप क्या करेंगे, आप बैंक के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि हमें मतलब एसेट चाहिए। देन बैंक क्या करेगा, बैंक परचेजेस दैट आइटम फ्रॉम द वेंडर, बैंक उस आइटम को परचेज करेगा वेंडर से आपके लिए, राइट? ताकि वो लीज पे लगाए उस आइटम को फॉर यू नो इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन दैट इज मनी। तो बैंक क्या करेगा, बैंक वेंडर से वो चीज़ खरीदेगा और 3 चीज़ें ले लेगा वेंडर से। क्या ले लेगा? सबसे पहले टाइटल ऑफ दैट थिंग, दैट पर्टिकुलर एसेट। नंबर 2, ओनरशिप ऑफ दैट एसेट। और नंबर 3, रिस्क, राइट? रिस्क, ओनरशिप और टाइटल, ये तीनों चीज़ें वेंडर ट्रांसफ़र करेगा इस्लामिक बैंक को इन एक्सचेंज फॉर मनी, राइट? सो देन क्या होगा, बैंक बैंक मेक्स पेमेंट टू द वेंडर, राइट? सो पहले क्या हुआ, आप बैंक के पास गए, इस्लामिक बैंक के पास, आपने उनसे कहा कि सर हमें फॉर एग्जांपल एक कार लीज करवानी है, राइट? इस्लामिक बैंक ने क्या किया, वेंडर से वो चीज़ खरीदी, पैसे दिए वेंडर को और वेंडर से वो चीज़ खरीद ली, राइट? और उस चीज़ के खरीदने के बाद 3 चीज़ें बैंक के पास आईं, टाइटल, उस चीज़ का जो टाइटल था उस एसेट का, ओनरशिप, उसकी जो मिल्कियत थी वो, और नंबर 3, रिस्क। ये तीनों चीज़ें बैंक के पास आ गई फ्रॉम द वेंडर, राइट? सो दीज आर द इनिशियल 3 स्टेप्स ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ इजारा। देन हम इसके अगर फोर्थ स्टेप में देखें तो इसके फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि जो एसेट वेंडर से इस्लामिक बैंक ने लिया था वो उसको लीज पे लगा देगा, राइट? यानी राइट ऑफ यूजिंग दैट एसेट वो आपको दे देगा, यानी कस्टमर को, राइट? जो बेसिकली लेसी है। देन क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया था, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इजारा लिखा जा रहा होगा तो वहाँ पर टेनर पेमेंट्स, यानी किस हिसाब से पेमेंट की जाएंगी, ये भी लिखा हुआ होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट schedule which has already been planned, right, which has already been planned and agreed upon by both the lessor and the lessee, उसके हिसाब से फिर पेमेंट्स की जाएंगी और एट द एंड ऑफ लीज टर्म जो चीज़ है, जो एसेट है जो आपने लीज करवाया है वो बेसिकली आपका हो जाएगा, राइट? सो अब क्या होगा, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म आपने सारी पेमेंट्स कर दी हैं, आपने रेंटल पेमेंट सारी कर दी है इस्लामिक बैंक को,
अब इस्लामिक बैंक क्या करेगा, वो ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल कर देगा आपको, राइट। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इस्लामिक लीज इन एन इस्लामिक बैंक। देन लास्टली हम इसमें ये भी देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इजारा, राइट। सो इजारा की एप्लीकेशंस क्या हैं, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले जो नॉन करंट एसेट्स का सेक्शन होता है बैलेंस शीट के अंदर, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आते हैं, तो दैट पीपीई, दैट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैन बी acquired by any business or any individual, right, with Ijara financing, right? So Ijara financing is a very business friendly tool in order to acquire property, plant and equipment, क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट का बर्डन नहीं आएगा, राइट। सेकेंडली इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, सेकेंडली ये होता है कि जो होम फाइनेंसिंग होती है, जो रिटेल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे होम फाइनेंसिंग हो गई, होम हो गए या कार लीजिंग हो गई, राइट, वो भी इसके ज़रिए मुमकिन है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द इजारा सेक्शन, यू नो। सो अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सलम और इस्तिस्ना को, राइट। सलम एंड इस्तिस्ना कंबाइंड।